नमस्ते। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की हाल की जापान यात्रा पर। ये यात्रा हुई थी 29-30 अगस्त 2025 को। और ये ऐसे समय पर हुई है जब आप देखिए वैश्विक मंच पर काफ़ी कुछ चल रहा है। अमेरिका के साथ वो व्यापार वाला तनाव है, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। तो हमारे पास इस यात्रा के विश्लेषण से जुड़े कुछ स्रोत हैं। और आज कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य नतीजे हैं, रणनीतिक मायने हैं और भारत जापान रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है, उसे समझें। देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने वो रूस से तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया था। करीब 48.2 बिलियन डॉलर का निर्यात प्रभावित हुआ इससे। और फिर फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन भी गए, 7 साल में पहली बार, 31 अगस्त 1 सितंबर। तो ये जापान यात्रा इन सब भू राजनीतिक समीकरणों के बीच हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस समिट के बड़े नतीजे हैं उन पर बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर क्या है? यही कि जापान अगले 10 साल में भारत में 68 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। ये होता है करीब 10 ट्रिलियन येन। और मजे की बात यह है कि 2022 में 5 ट्रिलियन येन का लक्ष्य रखा था, जो 2025 तक ही पूरा हो गया। तो ये अब उसका दुगना है। डॉलर। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है। इसे ऐसे देखना चाहिए कि जापान भारत पर एक तरह का रणनीतिक दांव लगा रहा है भविष्य के लिए, कि भारत आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में, सप्लाई चेन में एक बहुत जरूरी पार्टनर है। और ये निवेश, जैसा बताया गया है, 8 खास क्षेत्रों में होगा। 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो? इसमें है एआई, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी मतलब गाड़ियां वगैरह, पर्यावरण, फिर मेडिकल सेक्टर, क्लीन एनर्जी, वो जो जरूरी मिनरल्स होते हैं वो, और हाँ, फार्मास्यूटिकल्स। ये लिस्ट देखकर ही लगता है कि दोनों देश भविष्य की अर्थव्यवस्था के जो मेन पिलर हैं उनमें साथ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सुरक्षा के मोर्चे पर भी कुछ अहम हुआ है ना। वो जो 2008 की सुरक्षा सहयोग वाली घोषणा थी, उसे बदला गया है 17 साल में पहली बार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रक्षा उपकरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनको बढ़ाने की बात है। और वो यूनिकॉर्न नेवल मास्ट प्रोजेक्ट जैसा कुछ संयुक्त विकास और रक्षा अभ्यास भी बढ़ेंगे। सही कहा। और इसका रणनीतिक पहलू गहरा है। ये सिर्फ भारत जापान की बात नहीं है। चीन जिस तरह से मुखर हो रहा है इस क्षेत्र में, उसके जवाब में ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक साफ संकेत है। और मिलकर प्रोडक्शन करना, R&D करना, ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अच्छा है और जापान की पहुंच भी बढ़ती है। तो ये जो आजकल दुनिया में बदलाव हो रहे हैं ना, ये उसका सीधा जवाब लगता है। अच्छा, और एक नई आर्थिक सुरक्षा पहल भी शुरू हुई है। हाँ, इसमें भी वही जरूरी चीजें हैं, मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, 5G, 6G, फार्मा, क्लीन एनर्जी। देखिए, ये जो आर्थिक सुरक्षा वाली बात है, ये आजकल पूरी दुनिया में चल रही है। सप्लाई चेन को मजबूत करना। विश्लेषण में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो SCRI पार्टनरशिप मजबूत हुई है, उसका भी जिक्र है। SCRI, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। हाँ, वही। इसका सीधा मतलब है कि किसी एक देश पर, खासकर चीन पर, जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहा जाए। इसे आजकल डी रिस्किंग कह रहे हैं। और ये भविष्य में ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी रणनीति बनने वाली है। सही है। टेक्नोलॉजी में भी तो कुछ है, वो AI इनोवेशन ब्रिज। हाँ, वो भारतीय स्टार्टअप्स को जापानी टेक कंपनियों से जोड़ेगा। और सेमीकंडक्टर अलायंस भी, मतलब मिलकर बनाना, डिजाइन करना, सामान जुटाना, लोगों को ट्रेन करना, सब कुछ। इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहयोग कहना शायद कम होगा। ये भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक गठजोड़ है। AI और सेमीकंडक्टर, ये तो समझिए 21वीं सदी की इकोनॉमी की नींव है। ये पार्टनरशिप दोनों देशों को टेक्नोलॉजी लीडरशिप की रेस में आगे रख सकती है और इनोवेशन से आर्थिक विकास भी तेज होगा। निवेश और सुरक्षा तो हो गया। अब जरा जमीन पर आते हैं। कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन का क्या स्टेटस है? इस पर भी कुछ बड़ी खबर आई है। अगली पीढ़ी की E10 शिंकानसेन ट्रेनें, वो भारत और जापान में एक साथ शुरू होंगी। हाँ, ये दिलचस्प है। और लक्ष्य है 2030 तक मुंबई अहमदाबाद वाला जो 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है, उस पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना। काम कैसा चल रहा है? सुनने में आया काफी तेजी है। 508 किलोमीटर में से 310 किलोमीटर का वायाडक्ट बन गया है, वो पुल जैसा जो होता है। अच्छा, ये तो काफी प्रगति है। हाँ, और BKC और ठाणे के बीच 21 किलोमीटर सुरंग का पहला हिस्सा भी पूरा हो गया है। 12 में से 5 स्टेशन तैयार हैं, 3 और बस होने ही वाले हैं। उम्मीद है कि 2026-27 तक ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे। ये जो इनो टेक्नोलॉजी का एक साथ आना है ना भारत में, हाँ। ये भारत के लिए बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है।
मतलब अब ऐसा नहीं है कि भारत को पुरानी टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट में बराबर का पार्टनर बन रहा है। हाँ। और हाई स्पीड रेल का जो लंबे समय में असर होता है, आर्थिक भी सामाजिक भी, वो बहुत गहरा होता है। कनेक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, शहर जुड़ते हैं, आर्थिक केंद्र बनते हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है। डिजिटल इंफ्रा पर भी फोकस है। 5G, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज, इनमें भी सहयोग बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल फिट बैठता है भारत का डिजिटल इंडिया मिशन और जापान की टेक्नोलॉजी में महारत। ये भविष्य के डिजिटल समाज और अर्थव्यवस्था की नींव रखने जैसा है, जहां डेटा सेफ्टी, अच्छी डिजिटल सर्विसेज, ये सब बहुत जरूरी होंगी। चलिए अब जरा व्यापार और निवेश के आंकड़ों को देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था? 22.85 बिलियन। इसमें भारत का जापान से आयात ज्यादा था, 17.69 बिलियन, और हमारा निर्यात 5.15 बिलियन। मतलब व्यापार घाटा रहा 12.54 बिलियन का। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, व्यापार घाटा तो है और ये एक चुनौती है जिस पर ध्यान देना होगा। निवेश का क्या सीन है? कुल एफडीआई जापान से 2000 से 2024 तक 43.28 बिलियन आया है। अच्छा, तो जापान 5वां सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स है भारत के लिए, और करीब 1400 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 5000 से ज्यादा उनकी यूनिट्स हैं। देखिए, घाटा अपनी जगह है, लेकिन निवेश का लेवल और वो अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, फार्मा, मेटल्स, टेलीकॉम, ये दिखाता है कि साझेदारी काफ़ी गहरी है। अब सवाल ये है कि ये जो नया $68 बिलियन आ रहा है, क्या ये घाटा कम करने में मदद करेगा? कैसे? शायद भारत में ही उत्पादन बढ़े, जिसे फिर निर्यात किया जा सके। ये देखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं इन सब के पीछे के रणनीतिक मतलबों पर। रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से अमेरिका भारत के बीच वो जो तनाव की खबरें थीं, उसके बावजूद क्वाड के लिए कमिटमेंट दोहराया गया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, इन पर मिलकर काम होगा। और नवंबर 2025 में भारत में क्वाड समिट की भी बात है। और FOIP यानी स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए भी प्रतिबद्धता है। इसको अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रख रहा है, जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। मतलब कई देशों से अच्छे रिश्ते रखना। दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, उसके बीच क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूती देती है। और आर्थिक विविधीकरण, ये भी एक बड़ा लक्ष्य लग रहा है। हाँ, वही अब सप्लाई चेन को डी रिस्क करना, विकल्प बनाना, टेक्नोलॉजी में लीड लेना। हाँ, ये वो बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में दिख रही है। देश, कंपनियां सब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सप्लाई चेन लचीली हो और खास तौर पर चीन पर निर्भरता कम हो। तो भारत जापान की ये साझेदारी इस नई ग्लोबल इकोनॉमिक व्यवस्था में एक अहम रोल निभा सकती है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, जाहिर है। व्यापार घाटा हमने देखा। हाँ, प्रोजेक्ट लागू करने में देरी, ये तो पुरानी समस्या है। कहीं कहीं इंफ्रा की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी, ये सब भी है। बिल्कुल। पर मौके भी तो बड़े हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, इनोवेशन में पार्टनरशिप बढ़ सकती है। हाँ, देखिए, वादे और आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटना ही कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। याद रखना होगा कि पिछला निवेश लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन जमीन पर प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। सही बात है। तो असली परीक्षा ये नया पैसा कितना प्रभावी ढंग से इस्तेमाल होता है, उसमें है। अगर मौके भुनाए गए, खासकर मेक इन इंडिया और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका असर बहुत बड़ा होगा, भारत के आर्थिक बदलाव पर भी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी। दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण में भविष्य का एक रोड मैप भी दिया गया है, 3 चरणों में। अच्छा। पहला चरण है 2025 से 27। इसमें $68 बिलियन का निवेश शुरू करना, रक्षा सहयोग शुरू करना, AI सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज लगाना और बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन। ठीक है। फिर दूसरा चरण 2027 से 30। इसमें भारत में जापानी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा विस्तार, नई टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल, सप्लाई चेन नेटवर्क मजबूत करना और बुलेट ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन। और तीसरा चरण 2030 से 35। तब तक ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी बन जाए, मुख्य क्षेत्रों में मिलकर टेक लीडरशिप हो, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण बढ़े और दुनिया में प्रभाव भी बढ़े। ये है तो बहुत महत्वाकांक्षी नजरिया। हाँ, इसकी सफलता निर्भर करेगी लगातार राजनीतिक इच्छा शक्ति पर, जमीन पर काम कितना अच्छा होता है उस पर, और हाँ, दुनिया के हालात कैसे रहते हैं उस पर भी। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये रोड मैप
अगले दशक के जो ग्लोबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं उनसे काफी मेल खाता है। सही। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है, इसका मतलब क्या है? यही कि ये यात्रा एक अहम मोड़ पर भारत और जापान के बीच जो रणनीतिक तालमेल गहरा हो रहा है उसका प्रतीक है। 68 बिलियन का निवेश, आधुनिक तकनीक में साझेदारी, मजबूत सुरक्षा सहयोग, ये सब महत्वाकांक्षा का एक नया लेवल दिखाता है। हाँ, और ये महत्वाकांक्षा सिर्फ आर्थिक जरूरतों से नहीं बल्कि भू राजनीतिक सच्चाइयों से भी जुड़ी है। बिल्कुल, जैसा विश्लेषण में कहा गया है, सबसे जरूरी है कि जो घोषणाएं हुई हैं वो जमीन पर उतरें और दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल बनी रहे। ये साझेदारी सिर्फ भारत जापान के रिश्तों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और ग्लोबल सप्लाई चेन के भविष्य को भी आकार दे सकती है। ये दिखाता है कि कैसे आपसी सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे की पूरक ताकतों के आधार पर रचनात्मक तरीके से साथ आया जा सकता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सप्लाई चेन में विविधता लाने और सेमीकंडक्टर जैसे हाई टेक निर्माण पर जो दुनिया भर में इतना जोर है, उसे देखते हुए ये गहराता भारत जापान सहयोग अगले दशक में सिर्फ इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप और मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर्स को कैसे बदल सकता है? क्या यह संभव है कि जो आज के बड़े खिलाड़ी हैं उन पर दुनिया की निर्भरता कम हो जाए? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।